Good morning, all. Welcome to Runners Academy. आज 2 days बिफोर स्टार्ट करिए। इसके कुछ ही क्वेश्चंस रह गए। 13.3 पार्ट 3। ठीक है। और कुछ ही क्वेश्चन ही रह गए, मतलब ओनली एक क्वेश्चन रह गया। सब्जेक्टिव पैटर्न में बात करें और एमसीक्यू पैटर्न में बात करें तो दो क्वेश्चंस हैं। तो ये खत्म करते हैं फटाफट। चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस रीड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट? अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, है ना। स्टोरी देखना क्या है। 52 कार्ड्स के पैक से एक कार्ड जो है लॉस्ट हो जाता है, गुम गया पत्ता। कितने बच गए? 51 बच गए। अब जो रिमेनिंग पत्ते बचे, यानी 51 जो पत्ते बचे, उसमें से दो कार्ड्स निकाल रहे हैं। एक नहीं निकाल रहे, कितने निकाल रहे हैं? दो कार्ड्स निकाल रहे हैं। और वो दोनों के दोनों क्या मिले मुझे? डायमंड्स। रिमेनिंग कार्ड्स में से टू कार्ड्स निकाले तो दोनों के दोनों क्या मिले मुझे? डायमंड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो जो पत्ता लॉस्ट हो गया था, दो स्टोरी चल रही है। एक स्टोरी चल रही है कि एक कार्ड लॉस्ट हो गया। दूसरी स्टोरी चल रही है कि रिमेनिंग में से टू निकाले जा रहे हैं। अब जब रिमेनिंग में से टू निकाले जा रहे हैं तो वो डायमंड्स मिल रहे हैं। तो जो पुरानी स्टोरी थी कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ था वो भी डायमंड था, इसकी क्या संभावना है? ठीक है। समझ आया? अच्छा, बेस थ्योरम में क्वेश्चन जितना छोटा होता है उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एक चीज याद रखो। और जितना ज्यादा लाइंस का होता है ना, उसका मतलब उसमें क्लियर कट सारा डेटा गिवन है। और सारा डेटा गिवन है, अप्लाई करना आसान है। लेंदीएस्ट क्वेश्चन इज द इजीएस्ट वन, एंड शॉर्टेस्ट क्वेश्चन इज द डिफिकल्ट वन। अभी देखो उससे नीचे वाला, देखो उससे छोटा है। जितना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा मुश्किल और ट्रिकी और रिस्की, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप स्टोरी बना सकते हैं क्या? मतलब वो चार्ट बना सकते हो क्या, जो हम बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार 2 मिनट ध्यान से देखो। चार्ट बना दो या आंसर निकाल सकते हो क्या? रफली भी आंसर निकाल दो तो बताओ। निकालो। रफली आंसर निकाल के बताओ, विदाउट ड्राइंग चार्ट बना दो या कैसे भी करके इसको, मतलब इसको थोड़ा सा भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो क्या क्वेश्चन 12 को? नाउ व्हेन दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम, फाइनल एग्जाम, यू विल नॉट एट ऑल डाउट कि ये बेस थ्योरम का है। अभी तो बेस थ्योरम की एक्सरसाइज में है तो आप बेस थ्योरम के रेफरेंस से देख रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। बट सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या आप मानोगे ये बेस थ्योरम का? आप उसको ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन मानोगे फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बट ये बेस थ्योरम का है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पढ़ो ध्यान से एक बार फिर से, एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। बोलो रोनित। यस साक्षी। 1/13 इज द फाइनल आंसर। 1/30, ओके। 1/30 इज द फाइनल आंसर। कैन समवन प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की? अगर सही होगा तो फिर आपसे पूछेंगे आपने कैसे किया। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो भी आप बताओ आपने कैसे किया। दो क्यों निकले? 52 में से एक तो लॉस्ट हो गया, फिर दो डायमंड्स निकल रहे हैं। स्टोरी नंबर 1 इस 52 में से एक तो लॉस्ट हो गया तो 51 ही बचे। तो अब 51 में से निकल रहे हैं दो डायमंड नेक्स्ट स्टोरी में। अब 49 बच के फाइनली तीन निकल गए, मतलब यस। आगे भाई लोगों, 5 से 5.5, 5.5 से 6, 6 से 6.5। क्या हो रहा है ये? बैठो जल्दी बैठो। और आते ही सबसे पहले बम फोड़ रहे हैं आपके आगे। क्वेश्चन नंबर 12 को फील करो।
और अच्छा फील करना। रोनित क्या करना चाहिए? ब्लैंक। नाउ सी द टेक्निकल पोर्शन ऑफ बेस थ्योरम, सी द टेक्निकलिटी। टोटल एक्सरसाइज हमने कर ली, इंट्रोडक्शन हो गया, बेस थ्योरम के इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट फिर भी एक क्वेश्चन आया तो वी आर टोटली ब्लैंक। ये ना, दिस इज क्लास 12 प्रोबेबिलिटी। वो हम ये देख के डिसाइड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है। प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी होती है वही हाइपोथेसिस होता है। किसकी पूछी है प्रोबेबिलिटी? लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो जो जो लॉस्ट हुआ है उसको हाइपोथेसिस मानना है कि डायमंड लॉस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, या नॉन डायमंड लॉस्ट हुआ था। तो E1 हो जाएगा कि जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड है, और E2 हो जाएगा कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है। तो स्टार्ट तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी में पुराने जो पहले हुआ था, कॉस हुआ था, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। अब आप देखो पूछी किसकी जा रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड डायमंड था, इसकी संभावना बताओ। तो दो हाइपोथेसिस यही होंगे कि लॉस्ट कार्ड डायमंड था, लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था। अब आगे बढ़ो, चलो इतना तो सोचा आपने। आगे क्या होगा? स्टार्ट तो दे दिया भाई ऋषिका ने कि E1 E2 ले लो, लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। नेक्स्ट, इवेंट ए क्या मानेंगे ये बताओ। E1 E2 तो बता दिया, इवेंट ए क्या होगा? वो तो E1 E2 हो गया ना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी में इवेंट ए होता है। तीन इवेंट्स मानते हैं ना हम, E1 E2 ए। ए इवेंट क्या होगा? यस, वेरी गुड। इवेंट ए वो होता है जो गिवन है। तो गिवन क्या है? फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी द डायमंड्स। जो रिजल्ट आ चुका है वो ए होता है। तो कार्ड लॉस्ट होने के बाद 51 पत्तों में से दो कार्ड निकालने और दोनों डायमंड है, ये रिजल्ट है। ठीक है, तो इवेंट ए क्या होगा? रिमेनिंग में से दो कार्ड्स निकालना और दोनों डायमंड निकलना, ये होगा इवेंट ए। ठीक है, समझे? रिमेनिंग में से दो कार्ड्स निकालना और दोनों कार्ड्स क्या निकलना? डायमंड निकलना, ये होगा इवेंट ए, बिकॉज इवेंट ए इज द फाइनल रिजल्ट। अब रिजल्ट हो गया और दोनों कार्ड्स डायमंड निकल गए। क्या संभावना है, पीछे आ जाओ, कि E1 हुआ था या E2 हुआ था, लॉस्ट कार्ड डायमंड था या नहीं था। ओके, अब इतनी स्टोरी बना दी, फाइनल आंसर सॉर्ट आउट करके बताओ क्विकली। पेन पेपर निकालो। Event E1 is lost card is a diamond. Event E2 is lost card is not a diamond. Is not a diamond लिख लो, is a non diamond, is not a diamond लिखो, वो ज्यादा सही रहेगा, is not a diamond. एंड इवेंट ए क्या डिसाइड किया हमने? कि टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग आर बोथ डायमंड्स, दोनों के दोनों डायमंड्स, रिमेनिंग आर बोथ डायमंड्स। चलो जी, तो ये तीन इवेंट्स हमने डिस्क्राइब कर दिए टू स्टार्ट द स्टोरी लाइन। दिस इज अवर स्टोरी लाइन। तो स्क्रिप्ट तो रेडी हो गई, अब एक्शन करो।
तो लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल मी। 1/4, क्योंकि डायमंड्स कितने होते हैं, 13 आउट ऑफ 52, तो 13/52, और काट के लिख सकता हूं मैं 1/4। और E2 क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि रिमेनिंग कार्ड्स यानी 39 आउट ऑफ 52, विच गिव्स मी 3/4। एंड यू कैन सी हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है। तो यहां तक तो सही है हम, फाइन। चलो अब चार्ट बनाते हैं। सो लेट्स से दिस इज द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये 52 कार्ड्स का डेक है भाई। इसमें से एक पत्ता गुम हो गया, एक पत्ता गुम हो गया। तो या तो ये हो सकता है कि जो लॉस्ट कार्ड है, ये लॉस्ट हो गया कार्ड, या तो ये काम हुआ होगा लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, या तो ये काम हुआ होगा कि लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, या फिर ये काम हुआ होगा कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, इज नॉट ए डायमंड। दो ही काम हो सकते हैं पहली स्टोरी में, तो या तो लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा, इसको इवेंट E1 माना है, नहीं होगा इसको इवेंट E2 माना है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल चुके हैं हम ऊपर 1/4, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल चुके हैं हम 3/4। यहां तक तो शायद ही किसी को डाउट हो, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब नेक्स्ट स्टोरी में क्या हो रहा है कि कार्ड गुम होने के बाद दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, राइट। और वो दोनों के दोनों पत्ते क्या निकलने चाहिए, डायमंड। गुमने के बाद जो रिमेनिंग कार्ड्स में से दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, दोनों के दोनों क्या निकलने चाहिए, क्या निकलने चाहिए, डायमंड। तो अगर डायमंड आना इवेंट ए है, तो इवेंट ए का होना जब इवेंट E1 हो चुका है, मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड था, उसके बाद दो पत्ते निकाले, अगले दोनों पत्ते डायमंड निकले, इसकी संभावना लिखनी है। तो लॉस्ट कार्ड डायमंड था, तो पत्ते कितने बचे, बोलो। लॉस्ट कार्ड डायमंड था तो 52 में से पत्ते कितने बचे, 51 बचे, ठीक है। उसमें से आपको क्या चाहिए, डायमंड चाहिए, क्या चाहिए, डायमंड चाहिए। डायमंड कितने बचे, जब लॉस्ट कार्ड डायमंड था तो डायमंड भी कम हुआ एक, कितने बचे, 12। लेकिन ये तो एक ही पत्ता निकला ना, इंटू ये तो एक ही पत्ता निकला, अब दोबारा एक और पत्ता निकालना है, दो पत्ते निकालने हैं ना, और दोनों डायमंड चाहिए। तो एक निकलने के बाद अब पत्ते कितने बचे, 50, और वो भी डायमंड चाहिए, तो 12 में से एक डायमंड निकल के ये कितना बचा, 11। ये समझ आया भाई, दो पत्ते निकालना और दोनों डायमंड निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते थे ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, जितने नीचे हैं उसमें से फेवरेबल, जितने नीचे उतने में अब फेवरेबल। नीचे भी हमारे पास एक एक पत्ता कम है, 52 में से 51, और अगले केस में 85 रह जाते हैं। और ऊपर मुझे क्या लिखना है, जितने डायमंड्स हैं, क्योंकि दोनों डायमंड्स चाहिए, तो 13 पत्तों में से एक डायमंड तो गुम हो चुका है ना इस स्टोरी में, तो बचे हुए 12 डायमंड, और नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए 11 डायमंड। समझ आया। अब A on E2 बताओ जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E2। अब क्या है कि आपको नेक्स्ट दो पत्ते डायमंड तो चाहिए, पर जो आपका लॉस्ट पत्ता था वो डायमंड नहीं था, वो नॉन डायमंड था। वो क्या था, नॉन डायमंड। तो टोटल की कहानी तो वही रहेगी, 51 and 50। टोटल की कहानी तो वही रहेगी, क्योंकि एक पत्ता तो कम है ना ऑलरेडी, एक पत्ता गुम तो हो चुका है ना, चाहे डायमंड गुम नहीं हुआ लेकिन गुम तो हो चुका है। तो टोटल की कहानी तो वही रहेगी 51 और 50, बट फेवरेबल की कहानी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है, तो यहाँ पे 13 डायमंड सलामत है, और फिर एक निकलने के बाद 12 डायमंड नेक्स्ट केस में है। बोलो प्रियांशी, ठीक है। देखो इस केस में डायमंड निकल चुका है, इस केस में डायमंड नहीं निकला है, कोई और पत्ता निकला है। तो जब डायमंड निकल चुका है तो बचे हुए डायमंड्स 12, और अगला पत्ता निकालते समय 11। यहाँ पे डायमंड नहीं निकला था, कोई और निकला था। तो टोटल तो उतना ही है 51 50, लेकिन डायमंड 13 के 13 पड़े हैं, क्योंकि और नॉन डायमंड पत्ता निकला है कोई, और एक डायमंड निकलने के बाद फिर नेक्स्ट 12। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों से आओ, दोनों रास्तों से होते हुए आओ, जैसा हम चलते हैं। ओके, और फाइनली इवेंट ए का होना, इवेंट ए क्या है, ये वाला इवेंट होना, कि जो रिमेनिंग टू कार्ड्स है दोनों डायमंड निकले। तो इस रास्ते से जाऊंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा कि E1 का होना, देन A on E1 का होना। ठीक है, अब तो सारा काम समझ गए, आगे का तो कर देंगे। E2 का होना, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E2 का होना। कंप्लीट है चार्ट, कंप्लीट। चलो अब हमसे जो पूछा गया है उस बात को लिखते हैं हम।
हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? प्रोबेबिलिटी दैट, पढ़ो सवाल पढ़ो। लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। और गिवन क्या है? गिवन दैट कि रिमेनिंग कार्ड्स में से दो पत्ते निकालने हैं, दोनों डायमंड है ना, यानी ये वाली बात पूरी की पूरी गिवन है। इवेंट ए का घटित होना गिवन है ना। गिवन दैट टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग आर बोथ डायमंड्स आर बोथ डायमंड्स। मैं इन्वर्टेड कॉमास में पैक कर रहा हूं, देखो। लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। और टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग आर बोथ डायमंड्स, ये गिवन है। यानी गिवन क्या है? ए। चाहिए क्या? इवन। चाहिए क्या? इवन। लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड को इवन इवेंट ए इवन माना है मैंने। तो चाहिए क्या? इवन। और गिवन क्या है? ए। तो जो चाहिए वो आएगा ऊपर, और जो गिवन है वो आएगा नीचे। तो इवन ऑन ए चाहिए, इसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं हम? पहले इवन का करवाना, फिर ए ऑन इवन का करवाना, राइट। और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, वही सेम ए वाली की चीज एज इट इज आ जाएगी एक बार के लिए। और फिर ये की यही चीज कॉपी पेस्ट होगी E2 के लिए। E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। सो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको बस जस्ट ये करना है, इसको इस पोर्शन से मल्टीप्लाई कराओ, इसको इस पोर्शन से मल्टीप्लाई कराओ, दोनों का सम तो नीचे लिखो, और जो फेवरेबल है, जैसे E1 वाला पोर्शन फेवरेबल है तो इसका प्रोडक्ट ऊपर लिखो। ये काम आपको करना है, समझ गए? करो। सो 1/4। तो E1 की प्रोबेबिलिटी, ए ऑन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/51 × 11/50। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सामने लिखता हूँ, रुको एक मिनट। इक्वल टू, फिर से बोलो क्या करना है? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12/51 × 11/50 होल डिवाइडेड बाय, एक बार ये का यही पोर्शन नीचे एज इट इज, प्लस अब E2 के लिए क्या बनाऊंगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 13/51 / 12/50। ठीक है। अब बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो गया एक ही बार में? डिनोमिनेटर्स तो सबके गए। 451/50, 451/50, 451/50। फाइन। 12 × 11 ऊपर लिखना है, कितना होता है? 132। ये भी 132 प्लस, और 3 × 13 × 12 नीचे लिखना है। करो उसको, 3 × 13 × 12 कितना होगा? कितना? 156 नहीं होगा? ठीक है, मुझे नहीं लगता। 3 गुना करना है भाई। 3 4 68। 468 होगा। ओके, सो इट इज 132। इन दोनों को ऐड अप करो। 600। 500, 600, 600 हो गया। सो 132/600 को सॉर्ट आउट करो। 11 से काटो। 11 से नहीं कटेगा, 12 से काटो। 12 से कट जाएगा। 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, 12×5 = 60, 0। तो 11/50 इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। मैच करो अभी। सही है। और अगर यही सेकंड केस के लिए पूछते, मतलब सेकंड केस के लिए पूछते कि यहाँ पे कहता कि प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, कि पहली स्टोरी में E2 हुआ था, यानी E2 की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे E2 हो जाता, यहाँ पे E2 हो जाता, यानी कि इसकी जगह ये वाला केस ऊपर आ जाता। अभी ये वाला फर्स्ट वाला केस ऊपर है, फर्स्ट वाले केस की जगह सेकंड वाला केस ऊपर आ जाता। ठीक है, समझ गए? अभी जो हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? क्या? रिवर्स प्रोबेबिलिटी। और दूसरे टर्म्स भी हैं हमारे पास। बेस थ्योरम की तो मदद ले रहे हैं। प्रोबेबिलिटी जो निकाली जा रही है, 11/50 जो प्रोबेबिलिटी निकली, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी। 11/50 एक पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी है E1 के हिसाब से, अभी मैं E2 के हिसाब से निकालूं तो भी कुछ निकलेगी। और फिर दोनों पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 आएगा, याद रखना।
प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 आ ही रहा है, देखो 1/4 + 3/4 = 1। पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटीज भी दोनों निकाल लूं, अभी मैं एक ही निकाल रहा हूँ क्योंकि सवाल में एक ही पूछी है। मान लो दोनों निकाल लूं, 3 है तो तीनों निकाल लूं, और उन सबका सम करूं तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। बस इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आने की कोई गारंटी नहीं है, आ भी जाए और नहीं भी। और याद रखना, जब आता है इन दोनों का सम भी जब 1 आता है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उसमें ये डिसाइड ही करना मुश्किल हो जाता है कि ये पहले आएगा या ये बाद में आएगा, क्योंकि दोनों का सम ही 1 आ रहा है। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, कर दूं डिलीट, कर दूं। अब अगला क्वेश्चन कहने के लिए एमसीक्यू है, लेकिन कोई छोटा मोटा बम नहीं है, वो भी बड़ा ही बम है। पढ़ो देखें, ये समझ में आया क्या? बम ही बम गिर रहे हैं आज। पढ़ो। हुआ हंसी आ रही? हंसी दो ही केस में आती है, या नहीं, या तो क्वेश्चन क्रैक हो गया मुझसे, या ऊपर से गया, या तो बाउंसर गया, या फिर क्रैक हो गया, दो ही केस में हंसी आती है। ऋषिका, ऋषिका देखना तक नहीं जाती उसको। अब देखो, ए का सच बोलना झूठ बोलना ये हाइपोथेसिस है, या हेड आना टेल आना ये हाइपोथेसिस, क्योंकि दोनों का सम बना रहा है। क्योंकि सवाल है प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो हाइपोथेसिस हेड आना या नॉन हेड यानी टेल आना है, ना कि सच झूठ बोलना। क्योंकि सच झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, 4/5 और 1/5 हो गया ना, और यहाँ पे 1/2 1/2 होगी। तो इवेंट E1 और E2 क्या मानेंगे, हेड आना और टेल आना। चलो, तो ये लो, आपने जैसा कि कहा इवेंट E1 ले लेते हैं, हेड अपियर्स, दैट देयर वाज हेड, हेड अपियर्स। और इवेंट E2 मान लेते हैं हेड डज नॉट अपियर्स, या टेल अपियर्स भी लिख सकते हैं, टेल अपियर्स। और दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो गई, प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज निकल गई। इवेंट ए क्या मानूं, कोई ये बताएगा? हेड आ चुका है तो E1 है। वो रिपोर्ट करने का मतलब बता रहा है वो, है ना, रिपोर्ट कर रहा है। तो ए ने बताया कि हेड आया, इसको ए मानेंगे। ट्रूथ और फॉल्स का तो कोई इवेंट ही नहीं बनेगा, वो तो एनालिसिस होगा बस। देखो, आपको आपको जो गिवन होता है वो इवेंट ए होता है, एज इट इज छाप दिया करो, ज्यादा सोचना ही है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि ए नाम के व्यक्ति ने बताया कि हेड आ गया, तो ए का ये बताना कि हेड आ गया ये इवेंट ए होगा। ठीक है, तो इवेंट ए में आप सिंपली ऐसे लिखो, दैट ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपियर्स, ए का बताना कि हेड आना, ये है इवेंट ए, दैट हेड अपियर्स। ओके फाइन, यहां तक क्लियर है? अब देखो चार्ट बना रहा हूं मैं, अब चार्ट बनाते हैं। ये है हमारे पास कॉइन, सबसे पहले कॉइन है हमारे पास, उस कॉइन को उछालते हैं हम, तो हेड आना और टेल आना, हेड आना और टेल आना, ये हाइपोथेसिस है हमारे E1 और E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इवेंट ए करवाना है, ए इवेंट ए करवाना है E1 इवेंट के बाद, इवेंट ए करवाना है इवेंट E1 के बाद पहले केस में, और यहां क्या करवाना है, वापस इवेंट ए करवाना है E2 वाली स्टोरी के बाद। अब सुनो ध्यान से, E1 तो हो चुका है, मतलब हेड आ चुका है, और हेड आने के बाद ए नाम का व्यक्ति बता भी यही रहा है कि हेड आया है, तो इसका मतलब इवेंट E1 के बाद ए का ये बताना सच बोलने के बराबर है। भाई हेड आया है, सुनो इधर सुनो, हेड आया है और वो बता भी हेड ही रहा है, दैट मीन्स वो सच बोल रहा है। और हेड नहीं आया है पर वो बता रहा है हेड आया है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। समझ आया? तो ए ऑन E1 को हम बोलेंगे कि स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स द ट्रूथ। और A on E2 को बोलेंगे डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, यानी स्पीक्स द फॉल्स, है ना, डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। समझ आया? ये चीज समझ में आ गई क्या? E1 का मतलब है हेड आना, इवेंट ए का मतलब है ए का हेड आना बताना, तो हेड आने के बाद हेड ही बता रहा है, दैट मीन सच बोल रहा है।
और हेड आने के बाद, हेड नहीं आया सॉरी, टेल आने के बाद भी वो यही बता रहा है कि हेड आया है, तो यानी कि झूठ बोल रहा है। समझ गए? तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है ऑलरेडी 4/5, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो ऑब्वियसली झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। ठीक है। अब फाइनली इवेंट ए हो गया, दैट मीन्स उसका ये रिपोर्ट करना, यहां से वही इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछिए आपसे? प्रोबेबिलिटी क्या पूछिए आपसे? कि देयर वाज एक्चुअली ए हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन पूछी है, और गिवन क्या है कि ए ने रिपोर्ट किया है, हेड है। ठीक है। आगे का काम आप कर ही लोगे, इवन मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन इवन, ये सेम चीज नीचे एक बार, प्लस E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन क्या है? हाफ, ए ऑन इवन क्या है? 4/5, 1/2 इंटू 4/5 एज इट इज, प्लस 1/2 इंटू वॉट, 1/5 एज इट इज। ओके। 2 5 2 5 2 5 तो गया, 2 5 2 5 2 5 गया, क्या बचा? 4 डिवाइड बाय 4 + 1, दैट कम्स आउट टू बी 4/5। ऑप्शन नंबर ए, चेक करो आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है? समझ में आ गई? तो देखो, पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल एग्जैक्टली इसके बराबर भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती। ओके, डन। अब ये सच झूठ वाली कहानी को थोड़ा फर्दर करते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को स्किप करो। 14 डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर ये वाला देखो। कसम है आपको कोई इसका सॉल्यूशन नहीं देखेगा। ठीक है, इसको पढ़िए, और यही सच झूठ वाला क्वेश्चन है, सेम टाइप का बम है ये भी, पढ़ो एंड ट्राई टू फिगर इट आउट अपने आप से। जैसे अभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हाइपोथेसिस मान लेंगे 6 आना या 6 नहीं आना। और सच सच बोलने की संभावना इसमें 3/4 दे रखी है, जैसे उसमें 4/5 दे रखी थी, 4/5, इसमें 3/4 दे रखी है, 3/4। तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? बनाओ। हो गया प्रियांशी? जो गिवन है, रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6, डाई थ्रो करने के बाद उसका ये रिपोर्ट करना कि 6 है। जैसे पिछली बार ये क्या माना था? रिपोर्ट करना कि हेड है, इस बार रिपोर्ट करना है कि 6 है। पहले डाइस उछालेगा फिर सच बोलेगा ना, सच बोल के कैसे डाइस उछालेगा? क्या 3/8? देखो, इवेंट इवन तो आपने क्या माना? इवेंट इवन क्या माना आपने? कि 6 आना, 6 अपीयर्स। ठीक है, 6 अपीयर्स। और इवेंट EQ देखो एक्चुअली, ये देखो, पिछले क्वेश्चन पे आओ आप, ये पिछला क्वेश्चन है, इसमें हेड की जगह 6 कर दो ना, बस फर्क क्या पड़ रहा है? ये इवन क्या माना था? हेड अपीयर्स, अब की बार कर लो 6 अपीयर्स, टेल अपीयर्स,
6 डज नॉट अपीयर्स, ठीक है ना। नॉन 6 अपीयर्स मतलब 1 2 3 4 5 में से कुछ आ रहा है, नॉन 6 नंबर अपीयर्स, ठीक है। तो इवन E1 और E2 जैसे पहले 1/2 1/2 था, अभी 1/2 1/2 ना होके क्या होगा 1/6 एंड 5/6, समझ गए। देखो पिछले क्वेश्चन के डायग्राम ही चेंज करके हम कर सकते हैं। अब इवेंट ए वही है जो पहले था, ए रिपोर्ट करता है कि 6 आता है, ए का ये रिपोर्ट करना कि 6 आया है, इवेंट ए है। तो अब 6 आया है और वो भी यही बता रहा है 6 आया है, दैट मीन्स वो ट्रूथ बोल रहा है, और ट्रूथ आने की संभावना इस बार कितनी की वन है, 3/4 यानी 3/4। तो 4/5 की जगह इसको करो 3/4, ओके। और वो कह रहा है कि 6 आया है बट 6 तो आया ही नहीं, यानी वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ आने की संभावना 1 में से 3/4 गई तो 1/4। जस्ट पुट द डेटा। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। इट इज एक्चुअली 6 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, नहीं E1 की पूछी है, सेम पिछली बार की तरह। 1/6 इंटू 3/4 प्लस प्लस वॉट 5/6 इंटू 1/4। इसको ही तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व इट आउट। 6 4 6 4 6 4 3 3 प्लस 5 यानी 3/8। आंसर चेक करो। तो सेम पिछला क्वेश्चन है, बस उसमें हेड आना, उसमें कॉइन उछल रहा है, इसमें डाइस उछल रहा है, उसमें हेड आना है, इसमें 6 आना है, वही सच झूठ वाली कहानी। सही है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन जो बचता है उसका। अच्छा इसके पीछे के जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट को विजिट करता है, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी हैं और इजी भी हैं, मतलब जो हमने करे हैं उसी पैटर्न के। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए और बी ऐसे दो इवेंट्स हैं कि ए बी का सबसेट है, यानी उसके उसी से बना हुआ एक सेट है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो नहीं है, यानी बी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से चार में से कौन से ऑप्शन हैं जो करेक्ट हैं, ठीक है। अब देखो तीन ऑप्शन, नन ऑफ दीज तो मैं जब जाऊंगा जब तीन ऑप्शंस फेल हो जाएंगे, और तीनों ऑप्शंस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी और ए ऑन बी का जिक्र है, तो क्यों ना मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी को एक बार एक्सप्लोर कर लूं, वो क्या चीज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए ही होगा, समझ आया। भाई ये बी है ये ए है, तो ए बी का सबसेट है ना, तो सबसेट है तो इंटरसेक्शन ये खुद ही आएगा, छोटा वाला सेट। तो छोटे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। ये कहाँ से पता चला, भाई ए इंटरसेक्शन बी ए है, इस बात का पता मुझे कहाँ से चला, भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक्चुअली ए है, इस बात का पता मुझे इस चीज से चला क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। ओके फाइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। अब आप सोचो कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी जो है एग्जैक्टली इसके बराबर है क्या ऑप्शन नंबर बी, ए तो रूल आउट कर दो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारी क्या निकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय, तो ये तो रूल आउट हो गया। अब ये बी और सी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से छोटा बड़ा या बराबर, मैं इसका कंपैरिजन, मतलब इस चीज का कंपैरिजन करना है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ा है छोटा है बराबर है या कैसा है, ठीक है। तो देखो यहां तक तो कर लिया सबने, कर लिया। अब देखो मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, और यहाँ पे क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो न्यूमरेटर पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप स्टार्ट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, मुझे बताओ किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है, होती है, 1 से छोटी या बराबर हो सकती है ना, लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। अब आप इसका करो रेसिप्रोकल, इसका करो आप रेसिप्रोकल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बोलो 1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है जैसे हम रेसिप्रोकल करते हैं। अब आप दोनों साइड्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप चेक करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, लिखा हुआ है ना हमने एक जगह, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना चाहिए कभी भी कोई फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर से कभी नहीं स्टार्ट करना चाहिए, किससे स्टार्ट करना चाहिए,
तो डिनोमिनेटर क्या था मेरा यहाँ पे, उसकी प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी या बराबर होगी, फिर उसका रेसिप्रोकल किया तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। फिर न्यूमरेटर पार्ट जो भी है उससे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करा दो। न्यूमरेटर पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था ना, उसको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी और इधर भी। तो वही सेम एक्सप्रेशन बन गया जिसकी वैल्यू ये है। तो ए ऑन बी की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी या बराबर है। समझ में आया क्या? हम्म। चले, हो गया है तो। सो कंडीशनल प्रोबे सॉरी बेस थ्योरम हमारे यहाँ पे खत्म होता है। मिसलेनियस हम कल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास वहां पे एओडी में ज्यादा पोर्शन है और उसको भी आज ही खत्म करना है, उस चैप्टर को भी आज ही खत्म करना है। तो हम बचा हुआ टाइम उसी को देंगे भैया ना, क्योंकि यहाँ पे इतना लोड नहीं है, इधर उधर ज्यादा लोड है उस वाले बैच में ना। ये वाली एक्सरसाइज कट हो गई बता रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि लास्ट ईयर बर्नौली ट्रायल ही कटा था। ठीक है, तो आप एक दिन और आज और रिसर्च वर्क कर लो, फिर कल आप कहोगे ये वाली एक्सरसाइज कराओ तो ये करवा देंगे, आप कहोगे कि मिसलेनियस कराओ तो मिसलेनियस करवा देंगे। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा स्टार्ट कर देंगे, इफ यू वांट टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, एक बार और रिसर्च वर्क करके कंफर्म कर लो, कोई दोस्त यार है उनसे पूछ लो जिन्होंने प्रोबेबिलिटी कर लिया हो, कुछ ऐसे बैच कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कहीं और ट्यूशन जाते हो जिन्होंने ये चैप्टर कर लिया हो, तो उनके ट्यूशन पे क्या करवाया गया। ठीक है, ये रिसर्च वर्क आप कर लो, तो कल आप जैसा कहोगे मिसलेनियस तो मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज। अभी के लिए शट ऑफ करें इसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।